दोस्तों, जो मोदी और शाह 4 जून से पहले चुटकियों में कानून पास करा लेते थे, जो भी कानून बनाया चुटकियों में पास हो जाता था, पता ही नहीं लगता था कि बिल पास हो गया, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में। 1/3 कानून पिछली लोकसभा में, जब मोदी जी के पास प्रचंड बहुमत था, 1/3 1/3 कानून इस देश के 1 घंटे के अंदर पास हो गए, बिना डिबेट, बिना बहस। लेकिन आज पहली बार वही मोदी, वही अमित शाह और वही संसद, आज पहली बार मोदी जी अपना मनचाहा कानून पास नहीं करा पाए। आज पहली बार मोदी सरकार को विपक्ष के आगे झुकना पड़ा और तमाम कोशिशों के बावजूद, एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद, बीजेपी और आरएसएस के दबाव के बावजूद मोदी जी या मोदी जी की सरकार मुस्लिम वक्फ बोर्ड का बिल आज पास नहीं करा पाई। आप कह सकते हैं कि पहली बार इंडिया अलायंस ने आज एहसास करा दिया मोदी जी को कि बिना विपक्ष के मर्जी के अब संसद नहीं चल पाएगी। और दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या मोदी सरकार या मोदी जी इतने कमज़ोर हो गए हैं कि बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे वाले जो बिल हैं, जो कानून हैं, उसे भी पास कराने में नाकाम है। और क्या पहली बार इंडिया अलायंस ने, क्या राहुल गांधी ने या फिर अखिलेश यादव ने या फिर तृणमूल ने या फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने या फिर समूचे विपक्ष ने आज मोदी जी को एहसास करा दिया कि उनकी सरकार बैसाखियों पे चल रही है और जो कुछ होगा विपक्ष की सहमति से होगा। अपने अयोध्या में प्रभु श्री राम की नगरी में सेना की जमीन 13,000 एकड़ उठा के अपने दोस्त अडानी और बाकी लोगों को दे दी। तो ये वक्फ की संपत्तियों पर अपने दोस्तों का कब्जा करवाने की कोशिश। ताजमहल को भी वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि यह हमारी प्रॉपर्टी है। कोर्ट ने पूछा, शाहजहां लिखा कर गए थे तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन मुस्लिम के साथ में यह न्याय क्यों है? ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। अब दोस्तों, अंदर की कहानी ये है कि कहीं ना कहीं ये जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड बिल था, ये जो कानून था, इसको लेकर जो नीतीश कुमार है वो भी थोड़ा सा बेचैन थे और नायडू बाबू भी कंफर्टेबल नहीं। यानी जो बैसाखियां मोदी जी के कंधों के नीचे लगी है, नायडू बाबू और नीतीश कुमार की, वही नीतीश और वही नायडू, दे वर नॉट वेरी कंफर्टेबल। मैं आगे बताऊंगा क्या वजह है, लेकिन पहले मैं वो कारण बताना चाहता हूं कि जिसकी वजह से जो मुस्लिम समाज है, जो अक़लियत है, वो इस बिल से खुश नहीं थी और उनको लगता था कि कहीं ना कहीं ये मोदी जी का एजेंडा है। चुनाव को लेकर, जो महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, जो हरियाणा में चुनाव हो रहा है, जो झारखंड में चुनाव हो रहा है, कहीं ना कहीं माहौल गरमाने की कोशिश है, कहीं ना कहीं टाइमिंग देखी जा रही इलेक्शन की, जिसको जीतना मोदी जी चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम ऐसी बातें भी हो रही। लेकिन 2 प्रमुख कारण कई हैं, डिटेल में एक्सपर्ट से बात करूंगा आगे, गौर से सुनिएगा। 2 कारण हैं जिसका मुस्लिम समाज या विपक्ष ने विरोध किया। नंबर 1, उनका कहना है कि साहब ये जो बिल है, ये मान लिया कि वक्फ बोर्ड में कई कमियां हैं, खामियां हैं, गड़बड़ियां भी होती हैं, लेकिन आप जो ये फैसला कर रहे हैं, आप जो संशोधन, जो बदलाव करना चाह रहे हैं मुस्लिमों की बॉडी में, मुस्लिम वक्फ बोर्ड में आप गैर मुस्लिम को भी लाना चाह रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। अभी तक नहीं हुआ तो अब क्यों? और दूसरा, जो जिला अधिकारी, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं, जो डीएम हैं, उनको आप बहुत ज़्यादा ताकत दे रहे हो, यानी दखल देने की ताकत अपने मातहत अधिकारी को दे रहे हो, तो फिर इंसाफ कैसे होगा? तो 2 एक आप कह सकते हैं प्रमुख कारण कई हैं, आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये 2 कारण हैं। एक, गैर मुस्लिम्स को लाना और दूसरा, अफसरों को ताकत देना, दखल देने की। अब नीतीश बाबू की बात कर लेते हैं। ज़्यादातर नीतीश बाबू आजकल पर्दे में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश बाबू इस बिल को लेकर थोड़ा सा चिंतित थे, मुस्लिम वक्फ बोर्ड बिल को लेकर। हालांकि नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं, ललन सिंह, मोदी सरकार में जो मंत्री हैं, इन्होंने जिस तरह का भाषण आज लोकसभा में दिया, उससे ऐसा लगा कि साहब बिल का समर्थन कर रहे हैं ललन सिंह, नीतीश कुमार, जेडीयू। लेकिन अंदर ही अंदर जो सेकुलर लीडर्स हैं, उनको लगता था कि नहीं,
मुस्लिम्स का एक बड़ा तबका है जो नीतीश कुमार को वोट देता है। नीतीश कुमार की छवि अभी भी सेकुलर है, बावजूद इसके कि वो मोदी जी के साथ खड़े। 2025 में चुनाव है बिहार में, बहुत ही क्रूशल विधानसभा चुनाव है, और उसमें ऐसा डर है कि अगर इस बिल को सपोर्ट कर दिया तो फिर बिहार में मुश्किल हो जाएगी नीतीश कुमार को। और कुछ यही मुश्किलें, दुश्वारियां नायडू बाबू की भी, हालांकि नायडू बाबू भी किंग मेकर है, एक बैसाखी नायडू बाबू की लगी। नायडू बाबू भी मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स आंध्र प्रदेश में करते हैं, एक बड़ा मुस्लिम उनके साथ है। उनको भी लगा कि अगर इसको खुलकर सपोर्ट किया तो दिक्कत होगी आंध्र प्रदेश में, और इसीलिए एक रास्ता निकाला गया कि बीजेपी बिल भी ले आती है और फिर इस बिल को किसी कमेटी को सौंप दिया जाए, ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। तो अंदर ही अंदर जो सहमति थी नीतीश और नायडू की, वो ये थी कि मोदी जी इस बिल को पास कराने से थोड़ा परहेज करिए, आप लिए तो आए हैं, पास मत कराइएगा, हाथ जल जाएंगे, आपके नहीं हमारे। अब दोस्तों कारण कई और भी हैं। एक तरफ नीतीश और नायडू जो हैं वो एक रुकावट थे। कहीं ना कहीं राज्यसभा में भी मोदी जी बहुत कमज़ोर हो गए, राज्यसभा में भी ये बिल पास नहीं होता। लोकसभा से पास होना ज़रूरी है, राज्यसभा से पास होना ज़रूरी, तभी नया कानून बनेगा, संशोधन होगा। तो राज्यसभा में भी दिक्कत है मोदी जी को काफ़ी, इस वजह से भी वो रुके। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि क्या मोदी आज की तारीख में इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अपना मन चाहा कानून पास नहीं करा सकते, कानून पास नहीं करा सकते, ठंडे बस्ते में डाल दिया। वो मोदी और शाह जो चुटकियों में बिल पास कराते थे, ये हालत आ गई, ये नौबत आ गई। और क्या इसे आज इंडिया अलायंस की जीत माने, द फर्स्ट विक्ट्री, द टेस्ट ऑफ विक्ट्री? क्या आज की तारीख बहुत अहम है क्योंकि पहली बार सदन में, लोकसभा में विपक्ष ने 10 साल में मोदी को पटकनी दी है, मोदी को पटकनी दी है। मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से राजनीति की धारा बदल सकती है, और एक मैसेज है कि मोदी जी अब आपको अगर कोई भी कानून लाना पड़ेगा 100 बार सोचना पड़ेगा। ये आज निश्चित कर दिया विपक्ष ने, राहुल गांधी ने, अखिलेश ने, उनकी टीम ने मिस्टर मोदी को। 3 एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ। अशोक वानखेड़े होंगे, काफ़ी उन्होंने इस पर रिसर्च कर रखा है। हमारे साथ 1988 से और अब तक लोकसभा देखने वाले, संसद कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा होंगे। और मैं जो शिक्षाविद हैं संदीप मनुधन, उनसे भी मैंने आज रिक्वेस्ट करी है कि आइए थोड़ा सा इस बिल के बारे में भी बताइए कि ये बिल आया तो मोदी का दिल क्यों घबराया। तो चलते हैं सीधे मनुधने जी के पास जो इंदौर से जुड़े हैं, हमारे साथ लखेड़ा साहब हैं गाजियाबाद से जुड़े हैं, और हमारे साथ अशोक वानखेड़े हैं नोएडा से जुड़े हैं। टाइगर, कहाँ तो चुटकियों में ऐसे चुटकी दबाई ऐसे ऐसे और बिल पास हो रहे थे। मोदी जी आते थे, नहीं आते थे, अमित शाह फोन घुमा देते थे, बिल पास हो जाता था बिना बहस के, चुटकियों में कानून पे कानून बन रहे थे। और आज आलम यह है कि मोदी जी जो वक्फ एक्ट में सीने से छाती से लगाए हुए थे और जिस कानून को लाकर या संशोधन कराकर वो हरियाणा और महाराष्ट्र में खेल करने जा रहे थे चुनाव में, आज कानून नहीं पास करा पा रहे। इतने कमजोर हो गए हैं मोदी जी, टाइगर, इतने कमजोर। दीपक भाई, पहली बार नरेंद्र मोदी जी को पता पड़ गया बैसाखियों पे दौड़ा नहीं जाता। ओहो, 2014 से लेके 2014 से लेके दौड़ा नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता। 2024 से लेके 2014 से लेके 2024 तक की सरकार दौड़ रही थी। ऐसा यू बिल लेके आती थी जैसा मानो रिले का बैटल हो, इसका बिल उसको दे दिया पास हो गया, इसका बिल उसको दे दिया पास हो गया। आधे घंटे में चर्चा करके बिल पास हो गए। फाइनेंस बिल के नाम से दूसरे बिल इंट्रोड्यूस करके पास करवा दिए, क्योंकि वो अहंकार था। मैं बार बार कहता हूं 56 इंच का सीना काम नहीं आता। तुम्हारे सदन में तुम्हारे पीछे कितने लोग हैं ये काम आते हैं। पहली बार उनको समझ में आ गया बैसाखियों पे आपको वैसा ही चलना पड़ेगा जैसा उपकार में प्राण चलता था। पहली बार उनको समझ में आ गया बैसाखियों पे आपको वैसा ही चलना पड़ेगा जैसा उपकार में प्राण चलता था। पीटी उषा नहीं बन सकते आप। आज सरकार ने जब बिल इंट्रोड्यूस किया तो लोकसभा में सरकार अल्पमत में आ गई थी।
और अपनी इज्जत बचाने के लिए जेपीसी का सहारा लिया। ये सरकार ने अपना काला मुंह छुपाने के लिए बुरखा ओढ़ लिया, जिस बुरखे का नाम जेपीसी है। ओहो, क्योंकि जेपीसी, क्योंकि हम में से सबसे ज्यादा मतलब मोदी जी पर्दे में छुप गए, पर्देदारी हो रही है। यस, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। भेद खुल जाएगा। और भेद क्या है? टीडीपी के सांसद ने यह कहा कि सभी स्टेक होल्डर से बात किए बगैर बिल लाना ठीक नहीं। टीडीपी जी जी जी, लल्लन सिंह ने तो बोल दिया, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के बाकी जितने भी तमाम लोग हैं, सब ने अंदरूनी अंदर सब धुसफुस कर रहे हैं। मैं लखेड़ा साहब के पास जाना चाह रहा हूं, क्योंकि भाई देखिए, मामला पार्लियामेंट का है और पार्लियामेंट का इस वक्त किंग बैठे हुए हमारे साथ। मैं ये जानना चाह रहा था कि आप जब पार्लियामेंट कवर कर रहे थे कुछ महीने पहले या पिछले बरस, चुटकियों में बिल पास हो रहे थे साहब, तालियां बज रही थी, बिल पास, ताली बजी कानून बना, ताली बजी कानून बना। ना बहस, ना जेपीसी, ना पैनल, ना कुछ, ना किसी से जिरहा करना। आज तो कानून भी नहीं पास करा पा रहे मोदी जी, चाह कर भी नहीं करा पा रहे। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि बैसाखियों की सरकार क्या भीतर ही भीतर मोदी जी को बहुत परेशान कर रही है? देखिए, जो बिल पास होते थे, जो मैंने देखा पिछले 10 साल पहले से, जब एक ब्रूट मेजोरिटी, प्रचंड बहुमत मोदी सरकार को था, तो आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, चुटकियों में। इसको चुटकियों में नहीं कहेंगे, इसको बुलडोजर चला कर संसद में बिल पास करना। और बुलडोजर चला के 47 जबरदस्ती 47% पिछले 10 साल में जो संसद में विधेयक एक्ट पास हुए हैं, 47% जो कानून है, जो विधेयक है, बिना किसी डिस्कशन के, जो क्लर्कों ने बाबुओं ने बनाया। अरे साहब, ये क्या कह रहे हैं? हाँ, व्हाट आर यू सेइंग सर? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र के लिए चंद्रशेखर आजाद से लेके भगत सिंह कितने लोग शहीद हो गए, हजारों। आप कह रहे हैं कि बिना बहस के बिल पास हो रहा है, बिना बहस के कानून बन रहा है। इज इट अ बनाना रिपब्लिक सर? अभी जो बीएनएस की आपने चर्चा की, बीएनएस जैसा कानून जो हमारी भारतीय दंड संहिता को जिसने रिप्लेस किया, इतने बड़ी उसमें विसंगतियां हैं, इतने कंट्रडिक्शंस हैं, समाज को जगाया नहीं गया, पुलिस वालों को इतने अधिकार दे दिए, कहीं जजों को पता नहीं है हो क्या रहा है। तो मुझे इस तरह से जो आज इन्होंने जो पासा पलटा है, पासा क्यों पलटा है? देखिए, 3 राज्यों में चुनाव है और लोकसभा चुनाव में हिंदू मुसलमान हुआ नहीं, और जितना कोशिश की थी पैसा बहाने की, कॉर्पोरेट से पैसा लेकर के, अनाप शनाप ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के, उससे कुछ हुआ नहीं। तो अब 3 राज्यों के लिए माहौल गरमाने के लिए कुछ हिंदू मुसलमान तो करना था। तो उन्होंने ये मामला एक चूजा उठाया, उसे गोद में लेके घूम रहे थे, तो अब वो फ्लॉप हो गया। अब वो थ्योरी चली नहीं, क्योंकि देखिए आपकी जो पार्टियां हैं, चंद्रबाबू नायडू को तो 5 साल बाद चुनाव का सामना करना पड़ेगा। अभी तो वो 4% मुस्लिम आरक्षण भी लागू कर रहे हैं, घोषणा हो गई है नायडू साहब। यस, और अभी नीतीश कुमार को जो उनका जो वोट पड़ा है, अच्छा खासा मुस्लिम वोट पड़ा है उनकी पार्टी में। उनकी पार्टी के नेता ने मंत्री ने गोल बोल जरूर बोला होगा, लेकिन हालत यह है कि वहां विद्रोह हो जाता और एक तरफा नीतीश कुमार अलग थलग पड़ जाते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो असेंबली के इलेक्शन होने वाले, यूपी में 10 असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें हिंदू मुसलमान करना है, वक्फ बोर्ड, ये मैं ये कह रहा हूं। लखेड़ा साहब, आपकी बात एकदम टू द पॉइंट, एकदम आप कह सकते हैं डॉट आपने बोला। आपने कहा कि नायडू को भी मुस्लिम वोट की जरूरत है और नीतीश कुमार को भी मुस्लिम वोट की जरूरत, दोनों को मुस्लिम वोट चाहिए। एक को बिहार में चाहिए, एक को आंध्र प्रदेश में चाहिए। इसलिए बैक डोर से उन्होंने हेल्प नहीं करी और मोदी जी के पास इसको कमेटी में भेजने का कोई चारा नहीं था। समझ गया, मजबूरी थी। अब मैं जरा संदीप जी के पास चलूंगा। संदीप भाई, ये जो मुस्लिम्स विरोध कर रहे हैं, मैं बहुत टेक्निकल चीज में नहीं जाना चाहता, मैं बहुत माइक्रो लेवल पे नहीं जाना चाहता। मुसलमान जो कह रहे हैं, आज अखिलेश यादव की नोकझोंक अमित शाह से हो गई, राहुल गांधी ने भी कहा,
ओवैसी साहब ने भी कहा, सबने कहा कि भाई ये मुसलमानों को कहीं ना कहीं आप चूड़ी टाइट कर रहे हो। असली विरोध क्या है? अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सारा काम दे देंगे या नॉन मुस्लिम्स को दे देंगे, मैं जरा चाह रहा था कि ये जो खेल था, जिस खेल पर विरोध हो रहा है, वो क्या है? दीपक भाई, वक्फ प्रॉपर्टी या औकाफ प्रॉपर्टी, जो वक्फ के लिए ही एक प्लूरल वर्ड है, ये भारत में दिल्ली सल्तनत बनने के बाद से काफी प्रोमिनेंट एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशन रहा है। 800-900 साल सदियों से भारत में हो गए। अच्छा, सदियों से चला रहा है। सदियों से, 9 सदियां तो हो ही गई। और जैसे जैसे सल्तनतें बदलती गई, कानून बदलते गए, इसका ढांचा भी बदलता गया। लेकिन मोटे तौर पे वक्फ के मामले में ऐसा था कि जो भी एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, वो अपनी प्रॉपर्टी जब डोनेट कर देता है, या तो रिलीजियस पर्पस के लिए, या एजुकेशन पर्पस के लिए, या चैरिटेबल पर्पस के लिए, तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी बन जाती है और उसका गरीबों के लिए, पढ़ाई के लिए इत्यादि इस्तेमाल होगा। अब समय समय पे पिछले 150 सालों में अनेक कानून आए। जो सेंट्रल बोर्ड और जो स्टेट बोर्ड बनते हैं वक्फे, उसमें मोदी सरकार अब चाहती है कि गैर मुस्लिमों को भी जगह दी जाए। ये सबसे ज्यादा विवादास्पद अभी बनता है। That is the point. ये है दुखती रग। तो कांग्रेस के सांसद ने, जैसे केसी वेणुगोपाल साहब ने भी कहा कि हम हिंदू हैं, लेकिन हम हर धर्म का सम्मान करेंगे क्योंकि हम सेक्युलर हैं। अगर आप वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को डाल रहे हैं, तो कल क्या हिंदू, जैन, क्रिश्चियन में आप मुस्लिमों को एंट्रियां देंगे? और ऐसे बहुत सारे तकनीकी मुद्दे हैं जिसपे बीजेपी की सरकार इस कानून को पिछले 10 सालों में क्यों नहीं लाई, अभी क्यों लाई? वो तो निश्चित तौर पर एक राजनीतिक स्ट्रेटेजी है, बीजेपी के लिए फायदेमंद आ रहा हूं। बड़ी बात संदीप जी ने कहा, उन्होंने कहा देखिए भाई ऐसा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम्स की जगह कुछ ना कुछ हिंदू ऑफिस बेयरर्स को डालने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दे रहे हैं। एक तरह से इंटरफियरेंस है ये, जिससे मुस्लिम सेंटिमेंट्स हर्ट हुआ है। मैं एक सवाल टाइगर ये करना चाह रहा था कि क्या आपको लगता है कि आज जो कुछ चलिए कि ये तो वक्फ एक्ट का मामला था, क्या आज की तारीख में मोदी इस स्थिति में नहीं है कि अपनी मन मर्जी का कोई कानून पारित करा लें? क्या अमित शाह और मोदी आज पार्लियामेंट में जो कुछ चाह रहे थे अब पास नहीं करा सकते? क्या आज पहली बार झटका लगा है मोदी की डिक्टेटरशिप को? यकीनन। लेकिन एक इसके पहले मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं। ये इस बिल में एक और प्रावधान है कि बोहरा और आगा खानी के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड बनी। इसलिए का मतलब मुस्लिम लोगों को डिवाइड करने का भी, एक पशमंदा मुस्लिम को जैसा इस सर पे हाथ रखते उस टाइप का है। लेकिन हमको राजनीति में नहीं जाते। लेकिन जो आपका सवाल था वो यकीनन, मैं बार बार कहता हूं कि 56 इंच का सीना होने से बिल पास नहीं होते, बहुत ज्यादा हवाबाजी करने से बिल पास नहीं होते। मनमोहन सिंह तो बोलते ही नहीं थे, लेकिन सारे बिल पास होते थे क्योंकि पीछे आपके लोग थे। मोदी जी 2014, 2019 ये दोनों जगह भूल गए कि उनकी आवाज में दो दम था। उनकी जो चाहे वो जो मनमर्जी से कर सकते थे। मोदी है तो मुमकिन है बोलते थे, वो सिर्फ इस वजह से कि पीछे 300 प्लस थे, 300 सांसद थे, 300 सांसद की फौज थी। आपके सेनापति आपके फौज के नाम से जाने जाते हैं। पुराने इतिहास में लिखा होता था ये 15,000, 7,000, 5,000 सरदार। 5,000 मतलब 5,000 घोड़ेसवार वाला, 15,000 मतलब 15,000 घोड़ेसवार वाला। वैसे ये सेनापति थे 300 वाले। हाँ, मतलब अमित शाह झंडा लेके चले थे, पीछे 300 सांसद। अरे अभी 240 पे आ रहे हैं। सरकार बचाने के लिए माए बाप करके घूमना पड़ता है, भीख इकट्ठा करके 272 क्रॉस करने पड़ते हैं। मोदी की गारंटी क्यों? मोदी की गारंटी कहां गई भाई? पूरे चुनाव में तो हम सुन रहे थे मोदी की गारंटी क्यों नहीं? गारंटी क्यों फेल हो गई? क्योंकि जनता ने बताया मोदी जी, जयराम जी के आप घर जाइए। ये मोदी जी है कि जाने को तैयार नहीं, बैसाखियों के भरोसे सरकार में है। और फिर आदत जाती नहीं है, वो बीच बीच में उचक के आती है। तो उसी आदत के हिसाब से वो भूल गए कि अब मेरे पीछे कोई नहीं है, और उसी तेवर में बिल लाया और फिर हाथ पैर फूल गए। तो अब बिल विड्रॉ करने की औकात नहीं थी।
टाइम बाइंग मतलब करना आप है। कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोदी और अमित शाह इनका मान सम्मान फंस गया था, कंप्रोमाइज किया और उसको कहा कि भाई इसको एक अरे कमेटी को दे दो। दीपक भाई, मान सम्मान किसको कहते हैं? पार्लियामेंट में मान सम्मान आपके पीछे लोग कितने हैं इस पे होता है। हमने बड़े बड़े दिग्गजों को साइड में बैठते हुए देखा, क्योंकि अब पीछे कोई नहीं। मायावती जी का एक समय जलवा था कि उत्तर प्रदेश में अपने बलबूते पे सरकार थी। आज कहां है मान सम्मान मायावती जी का? क्या मायावती जी में कोई बदलाव आया? क्या मायावती जी में कोई ऐसा आ गया कि उनकी हाइट कम हो गई? मायावती जी वही है, पूछ परख बंद हो गई, क्योंकि पीछे कोई नहीं। यही प्रजातंत्र है, या पीछे चाहिए। मोदी जी को आज पहली बार समझ में आ गया, और मैं तो ये मानता हूं आज सरकार अल्पमत में आई है हाउस में। ये मान लीजिए आप, आज सरकार हाउस में अल्पमत में थी, सरकार गिरने का डर था, जेपीसी की आड़ लेके सरकार ने अपने आप का बचाव कर लिया। अरे बाप रे बाप, ये क्या कह रहे हैं टाइगर? ये तो भाई लखेड़ा साहब के पास जाना पड़ेगा। लखेड़ा साहब को पूछ लीजिए, लखेड़ा साहब को पूछ लीजिए। वो लखेड़ा साहब ये कह रहे हैं, आप तो लोकसभा के एक्सपर्ट ने साहब, ये कह रहे हैं कि आज मोदी की सरकार फंस गई थी क्योंकि टीडीपी इसको वोट ना करती, नीतीश के लोग वोट ना करते, भले ही लल्लन सिंह जो कह रहे हो। तो इनका ये कहना है कि सरकार गिर सकती थी, आज अल्पमत में थी। क्या बात सही है कि सरकार अल्पमत में आ गई थी? पूरा हाउस बीजेपी को छोड़ के एक तरफ हो गया था। अशोक बाबू और संदीप जी के जो उद्गार थे उससे मेरा उत्साह बढ़ा है, और दोनों ही बहुत प्रखरता से अपने बिंदु रख रहे हैं। और इन दोनों का जो शहर है इंदौर, वहां के जो मशहूर शायर थे राहत इंदौरी जी, उन्होंने कहा एक शायरी में कि वो आईना धोता रहा, उससे अपने चेहरे पर शक होने लगा था, उससे अपने चेहरे पर शक होने लगा था। मोदी जी को शक होने लगा। हाँ, तो वो धोते रहे 10 साल धोते रहे। तो अब जो है वो अब उनको असलियत सामने आई, जिसको कहते हैं कि पानी कितना गहरा है। उनको डेमोक्रेसी का पता लग रहा है, उनको संसद की राजनीति का पता लग रहा है, उनको ये दाव पेच पता लग रहे हैं। उसमें संसद के भीतर पार्टी के भीतर, आरएसएस के भीतर, अरे आपके पास कोई काम नहीं है क्या? ये आप वक्फ बोर्ड, ये देश की समस्या थी। ये वक्फ बोर्ड क्या भारत की समस्या है? भारत के गरीबों की समस्या है? केवल एक ही रास्ता है कि किसी तरह ध्यान डाइवर्ट कर दिया जाए ताकि बेरोजगार ना मांगे, किसान एमएसपी ना मांगे। संदीप जी, आज लोकसभा में जो कुछ सरकार ने सरेंडर किया, सरकार झुक गई, जो मोदी जी के मिजाज में नहीं है, उनके टेम्परामेंट में नहीं है झुकना, लेकिन झुकना पड़ा उनको, क्योंकि संख्या बल, जो टाइगर कह रहे हैं कि संख्या बल इज सुप्रीम, आपकी फौज कम हो चुकी है। क्या लोकसभा से ज्यादा मोदी जी को खतरा, मोदी जी को डर राज्यसभा में? जब ये बिल राज्यसभा जाता तो वहां स्थिति और खराब होती, क्योंकि नवीन पटनायक, जिनके इस वक्त 8 सांसद हैं, और भी बहुत सी पार्टियां हैं जो अंदर ही अंदर मोदी जी से नाराज हैं। तो क्या राज्यसभा में भी मोदी जी की संख्या नहीं है? वहां भी स्थिति बहुत कमजोर है। राज्यसभा की स्थिति इतनी ज्यादा विकट हो चुकी है मोदी सरकार के लिए। देखिए, 250 की आधिकारिक उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, 245 का सीटिंग सिस्टम है, और वर्तमान में उसमें 225 की ताकत है। तो राज्यसभा में तो दाल बेहद पतली है, और ये डेफिनेटली वहां पर गिर जाता, तो इसलिए वो रिस्क नहीं लेता। अब आज जब उन्होंने देखा कि ये तो कानून, ये बिल गिर जाएगा, बिल गिर गया तो सरकार गिर गई, तो आगे बढ़ के, मतलब मुझे तो एक राहत की सांस और एक चेहरे पे मुस्कान आई जब मुझे पता चला कि ये आगे बढ़ के बोल रहे हैं इसको हम जेपीसी को भेजेंगे। ये वो सरकार है कि पूरा अपोजिशन चीखता रहता था कि इसको कमेटी को भेजिए, और वो बोलते थे कि कोई कमेटी नहीं, यहीं पारित होगा, यहीं वोटिंग होगी। और राफेल में तो संसद चली नहीं, हफ्तों नहीं चली, जेपीसी चाहिए थी। तीनों काले कृषि कानून वॉइस वोट से पारित करवा दिए थे, जबकि लोग चिल्ला रहे थे कि वोट डिवीजन कीजिए। तो ये वो सरकार है, और आज हालात इतने बिगड़ गए हैं सरकार के लिए कि अपने एजेंडा के लिए वक्त कानून लाना। और मैं एक बात और बोल दूं, कभी और अलग आप टेक्निकल सेशन रखोगे तो डिटेल में बताऊंगा।
वक्फ के पूरे सिस्टम में बहुत सारी सुधार की गुंजाइश है, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर रहा, मुसलमान भी इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं बीजेपी आरएसएस का मेन एजेंडा अभी के लिए आने वाले चुनावों में इस मुद्दे को यूज करना है। और मैं एक चीज जी और मैं आपको ये बता दूं कि इस मुद्दे का भरपूर इस्तेमाल बीजेपी आने वाले स्टेट इलेक्शंस में करेगी और उसको कुछ फायदा भी होगा। अब ये इंडिया ब्लॉक की पार्टीज पे है कि वो इसका एक असली सेक्युलर तोड़ क्या बताती हैं, जो कि अपीसमेंट ना लगे, टेक्निकली सॉलिड हो और देश हित में भी हो। तो मोटे तौर पर अभी स्थिति ये है कि पॉलिटिकल हालत अब पूरी बदल चुकी है। जी लास्ट क्वेश्चन टाइगर, आपको लगता है कि आज जिस तरह से आपने कहा कि एक 440 वोल्ट का झटका मोदी जी को लगा, पहली बार लगा और पार्लियामेंट के अंदर लगा उनको, सदन में, क्या आगे चलकर अब मोदी जी इस तरह का कानून लाने की 10 बार सोचेंगे, 20 बार सोचेंगे कोई इस तरह का कानून लाना? नहीं, उसमें दो बातें हैं। ये निर्लज्जता का, मैंने कहा कि अमृतकाल चल रहा है, ये बेशरम है, इनसे बड़े रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनका बेशरम का। बेशरम पना का ओलंपिक होगा तो सारे गोल्ड यही लेके आएंगे, इतनी गारंटी। ये फिर ऐसी बात करेंगे, क्योंकि मैं अब संदीप भाई की उस बात पे आ रहा हूँ। ये क्या करेंगे, ये एक प्रोजेक्शन देंगे, बिल पास नहीं हुआ, जेपीसी को दे दिया, मतलब ये खुद ही चाहते कि ये लंबित हो जाए। जेपीसी का कोई अभी तक रिजल्ट नहीं निकला, जितनी भी जेपीसी हो गई किसी का रिजल्ट नहीं निकला और किसी पे कोई सरकार ने एक्शन नहीं लिया, किसी भी जेपीसी पे नहीं अभी तक। तो ये जेपीसी का क्या होगा? सवाल ये है कि इन्होंने एक मैसेज दिया कि हम चूड़ी कसना चाहते हैं, इनकी हम चूड़ी कसना चाहते हैं, लेकिन इनकी चूड़ी कसने के लिए इनको ये देखना होगा कि इनकी चूड़ी कसते कसते इनकी चूड़ी आउट नहीं हो जाए। क्योंकि ये चूड़ी कसने जाएंगे मुसलमानों की, और उधर आंध्रा में टीडीपी, इधर जेडीयू, जिनका एक मुस्लिम ब्लॉक वोट है, एक मुस्लिम वोट है उनके पास, और वो वोट वो यदि डर जाएंगे तो फिर ये वैसे ही सरकारी गिर जाएगी। अपनी ये 4 राज्यों को चौवानी उठाने के लिए पॉकेट से रुपया गिर जाएगा। इन 4 राज्यों के चुनाव के फायदे के लिए जाओगे तो सरकार गिर जाएगी केंद्र की। चवन्नी उठाने के लिए 1 रुपया गिर जाएगा मोदी जी का। चूड़ी टाइट करते करते अपनी चूड़ी इनकी चूड़ी आउट हो जाएगी, इनकी चूड़ी आउट हो जाएगी। बड़ी बात कही आपने कि मतलब कहीं ना कहीं मोदी जी बैकफुट पर है। लखेड़ा साहब, समय बहुत कम है, सिर्फ 30-40 सेकंड है। एक चीज मैं जानना चाह रहा था कि क्या ये जो वक्फ का ये जो संशोधन कर रहे थे, जो कानून संशोधन करना चाह रहे थे, क्या आपको लगता है कि अब ये ठंडे बस्ते में गया, चैप्टर इज ओवर नाउ? देखिए, इनकी एक समस्या है, ये लोग क्या करते हैं कि किसानों के लिए बिल लेके आए, उनको भाई उनके बीच में चर्चा नहीं कराई, और एक विधेयक लेके आ गए, बिल लेके आ गए, और बाद में कहा कि ये तो आपके इंटरेस्ट के लिए है। वैसे ही ये वक्फ बोर्ड का बिल होना क्या चाहिए था कि इसमें व्यापक वक्फ बोर्ड, जितने वक्फ बोर्ड है, शायद 30-32 वक्फ बोर्ड है भारत में, उन वक्फ बोर्डों के बीच में उनकी बैठक बुलाते, एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते, लोगों को भरोसे में लेते कि भाई वक्त के साथ साथ हमें इसमें जो बद इंतजामिया हो रही है, रिफॉर्म होना चाहिए। कोई आंदोलन हो रहा है क्या वक्फ बोर्ड में रिफॉर्म को? इसका कोई आंदोलन हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा है आंदोलन। ये खुद इस तरह की सिचुएशन खड़ी कर रहे हैं ताकि पोलराइज हो, दूसरी चीजों पर ध्यान ना जाए पब्लिक का, और देश की प्रायोरिटीज। मैं समझ गया आपकी, आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कराना था। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या ये ठंडे बस्ते में चला गया कुछ समय के लिए? अब ये कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए जब तक ये गवर्नमेंट है तब तक के लिए ठंडे बस्ते में चला गया। अगर इन्होंने इसको दोबारा टच करने की कोशिश की तो जो सांप होता है ना बिल में घुस जाता है, उसको वो आपस आकर के आपको डसेगा। इसलिए ये इन्होंने ठंडे बस्ते में डालने के लिए ही पेश किया, ठंडे बस्ते में डालने के लिए पेश किया। पेश करना इनकी मजबूरी थी ताकि कुछ माहौल गरमाया जाए। और ये अब ये उजाला, कोई उजाला ये देखने वाला नहीं है, क्योंकि आप किसी के धर्म के अंदर घुसपैठ कर रहे हैं बिना बात में, बिना किसी निमंत्रण के। इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए किसी का भी बिलीफ हो। और लखेड़ा साहब, आपने कहा कि अब ये ठंडे बस्ते में गया और एक ऐसे बिल में चला गया कि दोबारा इस बिल को निकालेंगे तो सांप डस सकता है। इसकी वजह से मतलब इशारा आपका नायडू और नीतीश की तरफ है कि नायडू और नीतीश के चक्कर में मोदी जी को साइलेंट होना पड़ा। टाइगर, लास्ट लाइन, क्या मोदी जी 10 साल में सबसे बड़ा झटका आज खा गए? बिल्कुल यकीनन। पहली बार इतनी बड़ी डिफीट, पहली बार उन्हें भागना पड़ा, पहली बार मुझे सरकार को हाउस से भागते हुए देखा।
चलिए, बड़ा रिच पैनल आज था। संदीप जी ने जहां पर इसकी बारीकियां बताई कि भाई इस बिल की बारीकियां क्या है, किस तरह का निशाना साधना चाह रहे हैं मोदी, अमित शाह। लखेड़ा साहब ने कहा कि अब ये बिल ठंडे बस्ते में चला गया, और टाइगर ने कहा कि एक बार जब बैसाखी आ जाती तो आदमी दौड़ नहीं पाता, मोदी जी दौड़ नहीं पाएंगे, और 10 बार उनको सोचना पड़ेगा कोई बिल या कानून लाने के लिए कि भैया ये पास होगा या नहीं होगा, और कहीं कानून लाने के चक्कर में सरकार ही ना चली जाए, गिर जाए। तो एक बहुत बड़ा सबक आज देश का ये जो इलेक्शन हुआ लोकसभा का, उससे जो संख्या बल हमारे लोकसभा में आई, जिस तरह का मजबूत विपक्ष आया, और जिस तरह की बैसाखियां मोदी जी लेके चल रही, बैसाखी और मजबूत विपक्ष ने आज अमित शाह और मोदी को आईना दिखाया कि चलिएगा अपनी मर्जी से नहीं, हमारी मर्जी से, देश की मर्जी से। लखेड़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप भाई आप आए और इंदौर से जुड़े, और हमारे साथ टाइगर आज कई दिन के बाद आप जुड़े। आजकल आप बहुत कम आते हैं हमारे चैनल पे, बड़ी शिकायतें आती हैं। कोशिश क्या करिए साहब, आया करिए, है ना। अगर टाइगर नहीं गरजेगा तो कौन गरजेगा। लखेड़ा साहब थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टाइगर, थैंक यू सो मच संदीप साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस